हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद याशिका। सो एज यू नो सीटेट पेपर 1 जो है हो चुका है, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं सीडीपी के आंसर की को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, ओवरऑल एग्जाम जो रहा है इजी रहा है। लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। एक रिवीजन वीडियो छोटा सा डाला था। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। असफलता नियंत्रित है, योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर रहेगा योग्यता जो है सुधार्य है, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र या फिर बारंबार परीक्षाएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा अन्वेषण एवं संवाद, इंक्वायरी एंड डायलॉग। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। इसका राइट आंसर रहेगा सेकंड। सो ये जो मेरे पास सेट है ये है जे सेट। ओके, नो सॉरी, आई थिंक इट्स एल। तो आप कंफर्म कर लेना अपने सेट के अकॉर्डिंग, इसमें से क्वेश्चन आप मैच कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन है, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो इसमें आंसर रहेगा आपका संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है, अधिगम का संचारात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर करते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो संचारात्मक विचार में सुझाव यही रहता है कि बच्चे जो है सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो फिफ्थ का फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स क्वेश्चन है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो सिक्स क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या रहेगा। मनोवैज्ञानिक विकार, संज्ञानात्मक परिपक्वता, स्वनियमन या आत्म केंद्रिता। तो सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियमन इसका राइट आंसर रहेगा। सिक्स का आंसर हो जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवंथ क्वेश्चन, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। तो ये बिल्कुल ठीक है जी, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना राइट आंसर है। सेवंथ का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरोपित किया जाता है। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, केवल अनुवांशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, ना अनुवांशिकता पर, ना पर्यावरण पर। तो ये आपको बताया था अच्छे से कि अनुवांशिकता, हेरिडिटी और जो है एनवायरनमेंट दोनों ही भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो एट्थ का तो राइट आंसर देख लेना आपने, 1 है। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन है आपके सामने, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, या फिर लैंगिक भेदभाव को कम करता है। तो बिल्कुल ये तो रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है ना, क्योंकि उसका कंपैरिजन किया जा रहा है लड़की के साथ कि ऐसा तो लड़कियां करती हैं। तो नाइन्थ का क्या हो जाएगा, सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके जो है प्रदान किए जाने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या कहलाएगी। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित करेगी, अधिगम के लिए आधारभूत संरचना का काम करेगी, या फिर छात्रों में प्रत्याहार निकास की प्रवृत्तियां पैदा करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अधिगम के लिए आधारभूत संरचना का काम करेगी, एज ए स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बच्चे के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है परिवार एवं जनसंचार दोनों
समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो बिल्कुल ठीक है, यही से हमें पता लग गया कि विद्यालय जो है समाजीकरण का द्वितीयक है, लेकिन परिवार जो है पहला कारक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। तो यहाँ से 12th क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा सभी कैंडिडेट्स के साथ जिनका सीटेट का एग्जाम था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, किस पर जोर देता है? फर्स्ट ऑप्शन है, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जाती है, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। जी बिल्कुल, बुद्धिमत्ता की जो है विभिन्न दशाएं हैं। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का 4। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। तो ये कौन से चरण को दर्शाता है? ये दर्शाता है कन्वेंशनल। ओके, कन्वेंशनल हिंदी में से बोलते हैं प्रथागत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास बहुआयामी होता है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, या फिर ऑप्शन नंबर 4, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है। तो विकास जो है बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है, संतुलीकरण पर, सांस्कृतिक उपकरणों पर, गुणारोपण पर, या फिर अभिप्रेरणा पर। तो ये किस पर जोर देता है? ये देता है सांस्कृतिक उपकरणों पर, यानी कि कल्चरल टूल्स पर। तो सेकंड आंसर हो जाएगा राइट, क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए क्या है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो ऑप्शन है स्कीमा, सेकंड है मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, या फिर विकास का समीपस्थ क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जीन पियाजे जो है स्कीमा का ही है ना उनका, तो स्कीमा राइट आंसर है ए। 17 का ए है। मूव करते हैं 18 की तरफ। 18 क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है? तो आपको मुख्य गुण बताना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का। देखते हैं ऑप्शन, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण, या फिर परिकल्पित निगमनात्मक सोच। तो इसका आंसर क्या रहेगा राइट? विचार सोच में केंद्रीकरण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेंट्रेशन इन थॉट, सेंट्रेशन इन थॉट, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड 18 का 3 हो जाएगा। मूव करते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र, विकलांग छात्र, या फिर छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा इसका, तो बिल्कुल ही 19 का 4, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म के किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो क्रम बताना है आपका। यहाँ पर देखिए, सेंसरी, फिर कंक्रीट, फिर एब्स्ट्रैक्ट, ये सही रहेगा, बिल्कुल सही है। सांवेदिक, मूर्त और फिर अमूर्त। ठीक है, इसमें एक स्टेज हटा दिए, 3 स्टेज हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है 20 का सेकंड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 देखिए क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, या फिर योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। तो इसका राइट आंसर रहेगा अध्यापक अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो 21 का हो जाएगा 1। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 देखिए, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। तो किस पर जोर होना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करें, बिल्कुल ठीक है, अवसर प्रदान करना चाहिए। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अविभेदी समरूपी निर्देशों, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करें। ओके, यानी कि 22 का है ऑप्शन नंबर 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ।
समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों को डर की भावना पैदा कर, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, एनकरेजिंग यूज ऑफ एनोलॉजीज। ओके, ऑप्शन नंबर 4, 23 का 4 है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अधिगम कठिनाइयों के जूझते छात्रों को जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? अभी ध्यान रख लेना, नहीं को वो अंडरलाइन भी कर दिया इन्होंने अच्छे से। तो क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है? तो सृजनात्मकता की पहचान यानी कि क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी मैंने लास्ट वीडियो आपको जो रिवीजन वाली थी इसमें करवाया भी था कि क्रिएटिविटी किस में होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग में होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपसारी चिंतन बिल्कुल इसका सही आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, ऑप्शन देखिए, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। सेकंड ऑप्शन है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। सभी के लिए मानकीकृत आंकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या आएगा ऑप्शन? विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, यानी कि ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्जेंस सेटिंग। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ओके, 26 का 3 है। मूव करते हैं 27 की तरफ। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन देखिए, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। तो राइट आंसर रहेगा इसका, त्रुटियों की जो समझ है, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है, बिल्कुल होती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बताइए, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखेंगे? ऑप्शन है यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बच्चे को दंड देकर, प्रवीणताभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। तो इसका राइट आंसर रहेगा कायम किस तरह से किया जा सकता है? फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन। तो इसका हो जाएगा ए। ठीक है, आगे देखिए, शर्मिंदगी डैश शेम डैश के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबारता पैदा करना चाहिए। का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है, का ज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बच्चे को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। तो शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है शेम का पड़ता है कॉग्निशन पर। ओके, संज्ञान पर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो इसका प्रभावशाली माध्यम देखिए, अनुकरण, नकल और दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। तो इसका राइट आंसर रहेगा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ओके, तो ये तो था सीडीपी की आंसर की। इसी तरह नेक्स्ट बाकी सब्जेक्ट के आंसर की अभी लेकर के आऊँगी मैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का जो है अपडेट आपको इजीली मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।